वाह भाई वाह, आज बहू ने क्या लाजवाब नरम नरम पराठे बनाए हैं। आहा, नई बहू 5 पराठे और ले आना और मक्खन जरा अच्छे से लगा के लाना। हाँ ठीक है। ससुर के और पराठे मांगने पर रसोई में पराठे बनाने में लगी पड़ी करिश्मा गुस्से में दांत पीस लेती है। अभी लाई पापा जी। हे भगवान, कैसे भूखे नंगे लोग हैं। आज तो लगता है पूरा का पूरा 50 किलो आटे का कट्टा निपटा कर ही उठने का इरादा है। अगर मुझको जरा भी पता होता कि शादी का लड्डू खाकर मुझे इतना पछताना पड़ेगा तो मैं शादी नहीं करती। ये किचन तो जैसे मेरे लिए कैद खाना बनकर रह गया है। ऐसा बोलते हुए गुस्से में लाल पीली करिश्मा पराठे बेलने लगती है। मगर आखिर वो ससुराल के किचन को कैद खाना क्यों कह रही है? करिश्मा के गरम मसाले जितना तेज गुस्से के पीछे का मसला क्या है, ये तो कहानी देखने के बाद पता चलेगा। तो चलिए कहानी के पिछले भाग से पेश करते हैं। जहां सर्दी भरी सुबह में नई नवेली बहू करिश्मा किचन में लगी है। गैस के दोनों चूल्हों पर बड़े बड़े हांडे में चाय चढ़ी है। घर के रिश्तेदारों की हंसी ठिठोली का माहौल छाया है। हे भगवान, कौन कहेगा मुझको देखकर कि मैं एक दिन की दुल्हन हूँ। शादी खत्म हो गई लेकिन घर के रिश्तेदारों की बारात नहीं खत्म हुई। ऊपर से सुबह सुबह 5 बजे जगा दिया। अरे ओ नई दुल्हनिया बनी नहीं अभी तक तेरी चाय क्या? जी बस चाय खौल रही है बुआ जी। अरे इतनी भी क्या भी, बल्कि खिचड़ी की तरह पकाए जा रही है। ले भी आ छान कर। जी लाई बुआ जी। करिश्मा जल्दी जल्दी सबके लिए चाय छानकर घूंघट किए बाहर आती है। उसके हाथ ठंड से थरथर कांप रहे होते हैं, जिससे कप आवाज कर रहे थे, जिसे देखकर मौसिया सास कांता कहती हैं, अरे इतनी कितनी सर्दी लग रही है तुझको नई बहू, जो इतना थरथरा रही है। अरे हम बूढ़े हो चले हैं तब भी तेरे जितनी ठंड नहीं लग रही। ठंड कहाँ से लगेगी? सारी रात तो मेरी दहेज की रजाई में पैर पसार कर पड़े हुए थे और मुझको पतले चादर में सुला दिया था। खटिया तो मेरी खड़ी हुई थी ठंड में। सभी को चाय बांटने के बाद करिश्मा अपनी सास शशिकला से पहली रसोई के लिए पूछती है। माँ जी, पहली रसोई में क्या बनाना है बता दीजिए। अरे थोड़ा ठहर जा नई बहू, सब्र से चाय तो पी लेने दे। तब तक तू भी जाकर चाय पी ले, मैं आकर बताती हूँ। करिश्मा रसोई के अंदर चली जाती है। तभी उसके ससुर पति देवर तीनों 50-50 किलो आटा का कट्टा किचन में लाके रखते हैं। हे भगवान, कितना वजन था, कंधे का कीमा बन गया। हाय, मेरी तो हेकड़ी निकल गई पिताजी। भाभी अब तो जल्दी से अपने हाथों का नरम गरम पराठा बनाकर खिला दो। देवर की फरमाइश पर करिश्मा संकोच भरी मुस्कुराहट देती है। तभी सास शशिकला आती है। नई दुल्हन, राशन पानी आ गया ना, तो अब बिना देरी के पहली रसोई की शुरुआत कर दो। मगर सासू माँ, ये तो केवल आटा ही आटा है। पकवान बनाने के लिए बाकी सामग्री भी तो चाहिए होगी। दूध, घी, पनीर, सूजी, मैदा, सब्जी, मेवा, ये तो आया नहीं। और ये इतना आटा साल भर का राशन डलवाया है क्या? अरे बहू, ये तो केवल 1 महीने का कोटा है। 1 महीने के अंदर अंदर इस पूरे के पूरे आटे की खपत हो जाएगी। वो हमारा परिवार पराठे खाने का शौकीन है, इसलिए आज तुम्हारी पहली रसोई में तुमको 500 पराठे बनाना है। पहली रसोई में 500 पराठे बनाने का हुक्म सुनकर करिश्मा का माथा चकरा जाता है। वह हक्की बक्की होकर बोलती है, 500 पराठे? माँ जी, घर में तो इतने सदस्य भी नहीं है। 500 पराठे कौन खाएगा? क्या ये ससुराल की कोई रिवाज है? ऐसा ही समझ लो नई बहू। अब ज्यादा सवाल जवाब करने से बढ़िया पराठे बनाने की शुरुआत करो, क्योंकि 500 पराठे बनाकर तैयार करना है तुम्हें तो टाइम लगेगा। और हाँ, सादे पराठे बनाकर मत रख देना। तरह तरह के आलू, गोभी, मूली, मेथी, पालक, सब तरह के पराठे बनाना। वहाँ बोरी के अंदर सब्जी रखा है। जी माँ जी। हे भगवान, ये ससुराल है या 5 स्टार होटल? पहली रसोई में 500 पराठे कौन बनवाता है? और सासू माँ ऐसी सख्ती बरत रही थी जैसे बहू नहीं बाई हूँ मैं। तो चल करिश्मा, शुरू हो जा। ठंड से कपकपाते हुए करिश्मा पराठे की तैयारी शुरू करती है और जल्दी जल्दी सब्जी की छटाई करती है। तभी जेठानी पिंकी और दोनों ननद काव्या और छाया रसोई में आके चुटकी लेती हैं। अरे नहीं भाभी, कैसा लग रहा है ससुराल का पहला दिन? कद्दू लग रहा है। आ गई दोनों निठल्ली ननद मिर्च मसाला लेने। काव्या, छाया, जरा ये मेथी पालक छाट दोगी, मैं आटा गूंथ लूंगी।
नहीं भाभी, मैंने तो बहुत ही महंगे नेल एक्सटेंशन करवाया है, नाखून टूट जाएंगे। भाभी पराठे तैयार हो जाए तो बता देना। दोनों की दोनों काम जो ननद किचन से खिसक लेती है। जेठानी जी, आप ही थोड़ा हाथ बटा दो, सारे रिश्तेदार बाहर इंतजार कर रहे हैं, 500 पराठे बनाने हैं। मगर देवरानी जी, पहली रसोई तुम्हारी है तो खुद बनाओ, जिसका काम उसी को साजे। जरा आई बुआ जी आवाज लगा रही हैं। बहाने बास कहीं की, ये जेठानी बड़ी चंट है। आते ही रसोई के जिम्मे से अपना पल्ला झाड़ लिया, बहू के जिम्मे ही आता है चूल्हा चौका। करिश्मा गुस्सैल मिजाज में थर थर कांपते हुए पराठे के अलग अलग मसाले तैयार करती है और फिर बड़े से किसी हलवाई की तरह परात में आटा गूंथती है। इसी बीच एक नाखून आटे में सन जाता है। हे भगवान, मेरे तो हाथों की हालत खराब हो गई है। जिंदगी में पहली बार एक साथ इतना सारा आटा लगाया है। चल करिश्मा, चढ़ जा चूल्हे पर। थकी हालत में करिश्मा गैस जलाकर तवा चढ़ाकर पराठे बेलने लगती है। तभी शशिकला एक बार फिर से रसोई में धमक जाती है। हे भगवान, गैस पर तवा खाली जा रहा है और अभी तक एक पराठा भी तैयार नहीं किया। अरे दूसरे गैस पर भी तवा चढ़ा दे और जल्दी जल्दी हाथ चला, वरना 500 पराठे बनाते बनाते परसों हो जाएगा। खैर, ये ले सारे पराठे इस शुद्ध देसी घी में बनाना, ताकि भरपूर स्वाद आएगा। जी माँ जी। करिश्मा दोनों गैस पर तवा चढ़ाती है और फटाफट पराठे बनाकर तैयार करती है। जल्दबाजी के चक्कर में कई बार गरम घी के छींटे उसके हाथ पर आ जाते हैं। अरे नहीं बहू, कुछ पराठे तैयार हो गए हो तो जल्दी से परोस दे, भूख के बारे पेट में खलबली मची है। बाद में ठंडा पराठा खिलाएगी क्या? जी लाई मौसी जी। जैसे ही नई बहू रिश्तेदारों और ससुराल वालों को पराठे परोसने जाती है, तभी रसोई के अंदर दोनों तवे पर पराठे जल जाते हैं और जलने की बदबू फैल जाती है। अरे नहीं बहू, पराठे जला दिए क्या? ये कैसी बदबू आ रही है? हे भगवान, सासू माँ की नाक कितनी तेज है। कुछ नहीं माँ जी, वो पड़ोसी के घर से आ रही है, जल्दी से एग्जॉस्ट फैन चला देती हूँ, जलने की बदबू पास हो जाएगी। इसी तरह बेचारी बहू पराठे बनाती है और दौड़ दौड़ कर डाइनिंग टेबल तक के चक्कर लगाती है। अरे करिश्मा, 2 आलू वाले पराठे ले आओ। जी लाई शुभम जी। भाभी मेरे लिए भी 2 गोभी के पराठे लेते आना और जरा अच्छे से क्रिस्पी लेकर आना। भाभी मेरे लिए मेथी के पराठे लाना। अरे आ रहा है। अब क्या मैं तवे पर खुद चढ़ जाऊं? कैसे हपसी ससुराल वाले हैं मेरे, सबर नाम की चीज नहीं है किसी में। इन सबको तो पराठे वाली गली में ले जाकर छोड़ देना चाहिए। जल्दीबाजी के चक्कर में पराठे बनाते हुए करिश्मा का हाथ गर्म तवे से लग जाता है, जिससे वो दर्द से तड़प जाती है। हे भगवान, मेरा हाथ। ये ससुराल की पहली रसोई में 500 पराठे बनाने के रिवाज ने मेरी मिट्टी पहाड़ कर दी है। अरे देवरानी जी, जरा जल्दी पराठे ले आओ। हे भगवान, क्या भसड़ है। लाई जेठानी जी। इसी तरह सबको करिश्मा 500 पराठा बनाकर खिलाती है और गहरी सांस भरते हुए कहती है, हो गए 500 पराठे पूरे, अब गैस बंद कर देती हूँ। जैसे ही करिश्मा गैस बंद करने वाली होती, तभी एकदम से ससुर पराठा मांगते हैं, जिससे करिश्मा का पारा चढ़ जाता है। गुस्से में बड़बड़ करती हुई दोबारा से पराठे बनाकर करिश्मा ससुर को परोसती है। तभी पराठे का निवाला खाते ही नाखून उनके मुंह में आ जाता है, जिससे ससुर उखड़े मिजाज में कहते हैं, हे भगवान, ये पराठे में नाखून कहाँ से आया? नहीं बहू, बुद्ध बन के खड़ी क्या हो? सफाई पेश करोगी क्या? पापा जी, वो गलती से हो गया। इतनी बड़ी गलती तुम कैसे कर सकती हो बहू? एक पराठे बनाने में तुमसे भूल चूक हो गई। 56 तरह के पकवान बनाने होते तब तो सब गुड़ गोबर कर देती, बेलुड़ी कहीं की। इसी के साथ बहू के सब्र का बांध टूट जाता है और वो कहती है, बस माँ जी, हर एक छोटी सी गलती के लिए आप लोग मुझ पर दाना पानी लेकर चढ़ गए हैं और नई बहू से पहली रसोई में 500 पराठा बनवाने का जिम्मा अकेली बहू पर थोप दिया। कोई गोभी के पराठे मांग रहा है, कोई मूली के पराठे, पर मैं इंसान हूँ, मशीन नहीं। ऐसा कहते कहते बहू की आंखों से आंसू बरस जाते हैं, जिससे ससुराल वालों को शर्मिंदगी होती है और अंत में सब माफी मांगते हैं। तभी जेठानी थाली परोस के लेकर आती है। इस तरह करिश्मा का ससुराल में पहली रसोई खट्टे मीठे एहसास के साथ गुजरती है। अरे बाप रे, देखो बिमला, सुमित्रा को देखो कैसे ट्रक भर के सोने के बर्तन और फर्नीचर की आरती उतार रही है। वो सब तो ठीक है सरला, तुम ये सोचो कि इसके पास ये सब आया कहाँ से है। रहती तो ये टूटे फूटे झोपड़ी में है, सोने के बर्तन और फर्नीचर खरीदने की तो इनकी औकात नहीं है। मुझे तो लगता है पक्का इन्होंने कहीं डाका डाला है, वरना रातों रात इस झोपड़ी के घर के बाहर इस सोने के बर्तन और फर्नीचर कहाँ से आएंगे। सरला और विमला कह तो सही रही थी, क्योंकि इस मिट्टी के टूटे फूटे घर में रहने वाला परिवार ये सोने के बर्तन और फर्नीचर आखिर कहाँ से लेगा। क्या सच में उन्होंने कोई डाका डाला था या फिर कोई और बात थी? आइए जानने के लिए चलते हैं कहानी में थोड़ा पीछे।
पापा, मेरे कॉलेज खत्म हो गए हैं और अब मैं सोच रही हूँ कि घर पर बैठने से अच्छा है आपके साथ ऑफिस में जाऊं और ऑफिस का काम सीखूं। अरे वाह प्रेरणा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि तुम काम सीखना चाहती हो। चलो मैं कल ही सुबह तुम्हें अपने साथ ऑफिस लेकर चलूंगा। प्रेरणा की माँ का देहांत जब वो 5 साल की थी तभी हो गया था। तब से उसके पिता नारायण ही उसकी माँ और उसके पिता हैं। अगले दिन सुबह, पापा कहाँ रह गए आप? ऑफिस नहीं जाना क्या? देखिए कितना लेट हो गया है। आप टाइम को लेकर बिल्कुल भी पंक्चुअल नहीं है। अरे बस आ गया बेटी, 2 मिनट। ये लो आ गया। बिल्कुल अपनी माँ पर गई हो। थोड़ी सी चीज इधर से उधर हुई नहीं कि पूरा घर सिर पर उठा लिया। अब प्रेरणा अपने पिता के साथ कार में बैठकर ऑफिस जाती है और अपने पिता का आलीशान ऑफिस देखकर कहती है, ओह माय गॉड, इतना बड़ा ऑफिस। ओहो प्रेरणा, ऑफिस ही देखती रहोगी या ऑफिस के कामों को भी देखोगी? हाँ पापा, क्यों नहीं। मैं आई किस लिए हूँ ऑफिस में? चलिए अब आप मुझे एक काम समझा दीजिए। नारायण ऑफिस के हॉल में ऑफिस के सभी स्टाफ को इकट्ठा करके अपनी बेटी के साथ खड़ा होकर प्रेरणा को इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहता है, गुड मॉर्निंग ऑल स्टाफ मेट। माय डियर प्रेरणा आज से ये इस कंपनी का हिस्सा है और गोपाल मैं तुम्हें ये ड्यूटी देता हूँ कि तुम प्रेरणा को ऑफिस का सारा काम सिखाओ। जी सर। गोपाल प्रेरणा को लेकर काम बताना शुरू करता है। उसके हाथ में कुछ पेपर्स होते हैं। ये देखिए मिस प्रेरणा, ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिन्हें रात 2 बजे तक ऑनलाइन सबमिट कर देना है। आइए मैं आपको लैपटॉप पर अच्छे से समझा देता हूँ। ये देखो मिस प्रेरणा, ऐसे करना है। ये बिल फाइल आप समझ गई ना मिस प्रेरणा? हाँ अब मैं कर लूंगी। थैंक यू गोपाल। मेंशन नॉट मिस प्रेरणा। सभी काम समझने के बाद गोपाल वहां से चला जाता है और अपने केबिन में जाकर काम करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ प्रेरणा भी लैपटॉप पर काम करना शुरू कर देती है और अब देर शाम प्रेरणा अपने पिता के साथ कार में बैठकर घर लौटती है। दोनों ही डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहे होते हैं। तभी नारायण अपनी बेटी प्रेरणा से कहता है, तो प्रेरणा काम कैसा रहा ऑफिस का? समझ में आया कुछ? समझ में कैसे नहीं आएगा पापा, जब बगल में इतना स्मार्ट और डिसेंट लड़का काम समझा रहा हो। हाय, मैं तो उसे देखते ही फ्लैट हो गई। कहाँ खो गई प्रेरणा बेटी? कुछ बोलती क्यों नहीं? हाँ पापा, समझ में आया ना, बहुत अच्छे से समझ में आया। अब मैं रोज आपके साथ ऑफिस जाऊंगी। नारायण और प्रेरणा खाना खाकर अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। अगले दिन सुबह प्रेरणा ऑफिस में गोपाल के साथ काम करती हुई, वैसे गोपाल तुम बहुत ईमानदारी से अपना काम करते हो और बहुत टैलेंटेड भी हो। थैंक यू मिस प्रेरणा। गोपाल, इफ यू आर कंफर्टेबल कैन वी गो टू अ कॉफी शॉप इन द इवनिंग? या श्योर, व्हाई नॉट। देखते देखते सुबह से शाम हो जाती है और गोपाल और प्रेरणा एक कॉफी शॉप में जाते हैं। वो गोपाल, मैं तुम्हें यहाँ पर इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि मैं आज तुमसे अपने दिल की बात कहना चाहती हूँ। हाँ बोलिए ना प्रेरणा जी, क्या बात है? गोपाल, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ और फर्स्ट डे से तुम्हें लाइक कर रही हूँ। आई लव यू गोपाल। क्या हुआ गोपाल? ये क्या कह रही है प्रेरणा जी आप एक अमीर घर की लड़की हैं और मैं मामूली सा लड़का। हमारा कोई मैच नहीं है प्रेरणा जी। लेकिन गोपाल, मुझे तुम्हारे बैकग्राउंड से फर्क नहीं पड़ता। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मुझे तुमसे मतलब है। प्रेरणा जी, मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन अपनी गरीबी की वजह से कभी आपके सामने जाहिर नहीं होने दिया। प्रेरणा और गोपाल अब उस कॉफी शॉप में अपने प्यार का इजहार करते हैं। कुछ देर बाद दोनों कॉफी शॉप से बाहर निकलते हैं। चलो गोपाल, मैं तुम्हें कार से तुम्हारे घर छोड़ देती हूँ। नहीं प्रेरणा जी, आप जाइए। मैं यहीं से रिक्शा करके अपने घर चला जाऊंगा। मेरी आदत नहीं है कार में बैठने की। प्लीज गोपाल, बैठ जाओ मेरी खातिर। प्रेरणा के कहने पर गोपाल उसके साथ उसकी कार में बैठ जाता है और प्रेरणा उसको उसके घर छोड़ती है। ये देखिए प्रेरणा जी, यहाँ है मेरा घर, यहाँ रहता हूँ मैं। क्या अभी भी आप मुझसे प्यार करती हैं? हाँ गोपाल, मैं अब भी तुमसे बेहद प्यार करती हूँ। अब प्रेरणा और गोपाल एक दूसरे से बेहद प्यार करने लगते हैं और ऑफिस के दौरान वो कभी कभी शॉपिंग मॉल, तो कभी मूवी हॉल, तो कभी ऑफिस के गार्डन के पास बैठकर टाइम स्पेंड किया करते। तभी एक दिन गोपाल ऑफिस पर उदास बैठा हुआ होता है। क्या हुआ गोपाल, आज तुम बहुत अपसेट लग रही हो। सब ठीक तो है ना? वो दरअसल प्रेरणा मेरी माँ को लड़के वाले देखने आए थे, लेकिन मेरी झोपड़ी जैसा घर देखकर और माँ को चूल्हे पर खाना बनाता हुआ देखकर उन लोगों ने शादी से इनकार कर दिया। अरे बस इतनी सी बात, तुम चिंता क्यों करते हो? बताओ कितने रुपए चाहिए? 10 लाख, 15 लाख? चलो मैं तुम्हें अभी 15 लाख रुपए देती हूँ, जिससे तुम अपनी बहन की शादी बहुत ही धूमधाम से कर सकते हो। नहीं, बाप रे, इतने सारे पैसे मैं तुमसे कैसे ले सकता हूँ? मैं एक गरीब घर का लड़का हूँ और मैं इतने सारे पैसे कभी तुम्हें वापस नहीं कर पाऊंगा। मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। गोपाल, तुम्हें हमारे प्यार की कसम है, अगर तुम मुझसे जरा भी प्यार करते हो तो तुम इन पैसों को जरूर लोगे और अपनी बहन की शादी करोगे।
अब प्रेरणा के दिए हुए पैसों से गोपाल अपनी बहन की शादी पूरे विधि विधान के साथ करवा देता है। ऐसे ही कई साल गुजरते हैं और प्रेरणा और गोपाल के रिश्ते का 4 से 5 साल गुजर जाता है। तभी एक दिन प्रेरणा कहती है, गोपाल, आज हमारे रिलेशनशिप को 5 साल हो गए हैं और अब मैं चाहती हूँ कि हम दोनों शादी कर लें। मुझे शादी करनी है तुमसे। शादी तो मैं भी तुमसे करना चाहता हूँ प्रेरणा, लेकिन क्या तुम्हारे पिताजी इस रिश्ते के लिए मानेंगे? मुझे गरीब के हाथ में अपनी बेटी का हाथ देंगे? लंबी बातचीत के बाद प्रेरणा और गोपाल अपने अपने घर लौट जाते हैं। वहीं प्रेरणा अपने पिता से कहती है, पापा, अब मुझे शादी करनी है और मैं एक लड़के को पसंद भी करती हूँ। मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई, मुझे तो कभी पता ही नहीं चला। चलो अब ये भी बता दो वो खुशकिस्मत लड़का कौन है? और कोई नहीं पिताजी, हमारे ऑफिस का गोपाल है वो लड़का। क्या कहा? गोपाल? मुझे तो अपनी कानों पर विश्वास नहीं हो रहा है। क्या तुमने गोपाल जैसा समझदार और ईमानदार लड़के को चुना है? बेटी, मुझे तेरी इस पसंद से कोई ऐतराज नहीं है। दूसरी तरफ गोपाल के परिवार वाले, लेकिन देवर जी, क्या हमारी देवरानी इस एक कमरे के गरीब ससुराल में रह पाएगी? वो प्यार करती है और वो खुशी से मेरे साथ कहीं भी रह सकती है। लगता है प्यार में अंधी हो गई है देवरानी जी, जो इतना अमीर होने के बाद भी एक कमरे के गरीब ससुराल में आना चाहती है। दूसरी तरफ प्रेरणा के पिता, बता बेटी, तुझे तेरी शादी पर क्या चाहिए? दिल खोल कर मैं खर्च करना चाहता हूँ अपनी इकलौती बेटी की शादी पर। ज्यादा कुछ तो नहीं पिताजी, बस इतना दे दीजिएगा कि मेरे ससुराल वालों की आर्थिक स्थिति हमेशा के लिए ठीक हो जाए, क्योंकि वो बेहद गरीब परिवार से हैं। ठीक है, अगर ऐसा है तो बेटी मैं तेरी शादी में तेरे दहेज का सारा सामान सोने का दूंगा। एक एक बर्तन सोने के होंगे और एक एक फर्नीचर भी सोने का होगा। नारायण पूरी विधि विधान के साथ अपनी इकलौती बेटी प्रेरणा की शादी गोपाल से करवा देता है। जाओ बहू, तुम घर के अंदर जाओ और मैं तुम्हारे पिता के दिए हुए इन सोने के बर्तन और फर्नीचर की पूजा आरती कर देती हूँ। लगता है इस एक कमरे के करीब ससुराल वालों ने एक अमीर परिवार पर हाथ मारा है, तभी तो घर में सोने के बर्तन और फर्नीचर आए हैं दहेज में। अगले दिन सुबह प्रेरणा अपनी पहली रसोई में सोने के बर्तनों में खाना बनाती है और सोने के डाइनिंग टेबल पर खाना परोसती है। सभी लोग पकवान खा रहे होते हैं। बहू प्रेरणा, तूने अपनी पहली रसोई का खाना इस सोने के बर्तन में जो बनाया है वो बहुत ही स्वादिष्ट बना है और इस सोने के फर्नीचर पर बैठकर खाना खाकर तो मजा ही आ गया। बहू, तुम इस घर की लक्ष्मी हो जो अपने साथ ये धन, शोहरत और ऐशो आराम लेकर मेरे घर आई हो।